पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे एक आम सी लड़की गोरिया अमीरों के स्कूल कोचर हाई स्कूल में आती है और सीधा पंगा ले लेती है F4 के लीडर थाइम से। जहां पूरा स्कूल थाइम के नाम से कांपता था, वहीं गोरिया ने उसे एक फ्लाइंग किक मारकर सबकी बोलती बंद कर दी थी। हमने देखा कि कैसे थाइम, जो गोरिया को परेशान करना चाहता था, धीरे धीरे उसी के प्यार में पागल हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों अपनी पहली जू डेट पर भी गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कैनिंग के बॉयफ्रेंड ने लड़कियों के बारे में गंदी बात बोली। थाइम ने गोरिया की इज्जत बचाने के लिए उस लड़के को मारा, लेकिन गोरिया ने उसे गलत समझ लिया। उसे लगा कि थाइम फिर से अपनी पुरानी गुंडागर्दी पर उतर आया है और वो उसे छोड़कर चली गई। ये लव स्टोरी बनेगी या हमेशा के लिए बिखर जाएगी, जानने के लिए सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये पार्ट और भी धमाकेदार होने वाला है। और हाँ, अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना बॉस, क्योंकि हम बहुत जल्द एक बड़ा माइलस्टोन पार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पार्ट 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां सारे लोग घर लौट आते हैं और तभी गोरिया के पास कैनिंग का कॉल आता है। टूटे हुए दिल के साथ कैनिंग बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि अब उसे उसकी सारी सच्चाई समझ आ चुकी है। वो लड़का सिर्फ अपने फायदे के लिए उसके साथ था। और कॉल खत्म करते करते वो गोरिया से कहती है कि थाइम को थैंक्स कहना, क्योंकि उसी की वजह से उसकी आंखें खुली। वहीं दूसरी ओर थाइम को दिखाया जाता है, जो गोरिया के बदले हुए बर्ताव से इतना भड़का हुआ है कि पूल के पास रखी कुर्सियां उठाकर पानी में फेंक देता है। और दूर खड़ी डायना ये सब देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने थाइम को पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। तभी केविन और एमजे वहां पहुंचते हैं और थाइम की हालत देखकर समझ जाते हैं कि जरूर गोरिया से कुछ हुआ है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर झगड़ा हुआ है तो जाकर सॉरी बोल दो, लेकिन थाइम साफ कह देता है कि वो माफी मांगने वालों में से नहीं है। उसकी नजर में गलती गोरिया की है, जिसने सब गलत समझ लिया। केविन उसे प्यार से समझाता है कि अगर गोरिया तुम्हारे लिए सच में इम्पोर्टेंट है और उसका कॉल आए तो कम से कम ढंग से बात करना। तभी थाइम का फोन बजता है और वो कॉल देखने अंदर चला जाता है, लेकिन कॉल किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं दोस्तों का होता है, जिन्हें देखते ही उसका गुस्सा और भड़क जाता है। वो केविन और एमजे दोनों को धक्का देकर पानी में गिरा देता है और खुद भी पूल में कूदकर एंजॉय करने लगता है। उधर रेन को मीरा की तरफ से एक पार्सल मिलता है, जिसके अंदर उसका वही पुराना स्केचबुक होता है जो उसने फ्रांस में छोड़ा था। लेकिन असली झटका तो उस नोट ने दिया जो अंदर था। आशा है तुम किसी मुझसे बेहतर इंसान को पाओ। रेन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द सब कुछ बयां कर देता है। अगले दिन जब गोरिया स्कूल पहुंचती है तो उसे चारों तरफ फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। अफवाह उड़ चुकी होती है कि मीरा का फ्रांस में कोई नया बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर गोरिया को रेन की चिंता सताने लगती है और वो दौड़ती हुई छत पर पहुंचती है, जहां रेन अकेला बैठा होता है। पूरी तरह टूटा हुआ, गोरिया ने उससे माफी मांगी कि उसने सब कुछ पहले नहीं समझा और उसे ऐसे इंसान के लिए लड़ने को कहा जो शायद उसकी कद्र ही नहीं करता था। तब रेन गहरी सांस लेकर कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान तुम्हारे लिए ही बना हो। वो बताता है कि अब वो सब पीछे छोड़कर अपने पुराने रूप में लौटना चाहता है। उसकी बात सुनकर गोरिया की आंखें भर आती हैं और रेन उसे तसल्ली देने के लिए धीरे से गले लगा लेता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि दूर से थाइम ये सब देख रहा है। और वही एक पल थाइम के अंदर आग लगा देता है। जलन और गुस्से में वो पूरी तरह टूट जाता है और अपनी भड़ास कुछ बेगुनाह स्टूडेंट्स पर निकाल देता है, जिससे स्कूल में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शोर सुनकर गोरिया और रेन वहां पहुंचते हैं और गोरिया थाइम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन थाइम किसी की नहीं सुनता और सबके सामने गुस्से में ऐलान कर देता है कि रेन अब F4 का हिस्सा नहीं है, सिर्फ केविन और एमजे ही रहेंगे। गोरिया उससे बात करना चाहती है, लेकिन थाइम गुस्से में उसका फोन उसके हाथ पर फेंकते हुए ताना मारता है, लो ये रहा तुम्हारा फोन। और उसी पल गुस्से में आकर गोरिया झूठ बोल देती है कि उसने फोन गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर वहीं छोड़ा था। टाइम का चेहरा पल भर में लाल पड़ जाता है। वो खुद को धोखा खाया महसूस करता है, फिर तिल मिलाकर बोल उठता है, तुम हमेशा रेन का ही साथ दोगी। गुस्से में उसका हाथ उठता है मानो थप्पड़ मार देगा, लेकिन ऐन वक्त पर वो खुद को रोक लेता है। फिर भी गोरिया की आंखों में झलकता डर थाइम को अंदर तक तोड़ देता है। उसकी सारी अकड़ वहीं ढह जाती है। वो नजरें झुका लेता है और टूटी हुई आवाज में कहता है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं चुनोगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डायना पर, जिसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया होता है और उसे साफ साफ बता दिया जाता है कि थाइम ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। उसके लड़ाई वाले वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं। जिस लड़के को उसने मारा है उसके पिता कोर्ट में केस करने वाले हैं और स्कूल की रेपुटेशन को देखते हुए अब वो कोई मदद नहीं कर सकते। तभी डायना को वो वायरल वीडियो दिखाया जाता है, लेकिन अचानक वही वीडियो इंटरनेट से डिलीट हो जाता है और उसी पल
डायना की माँ का मैनेजर आकर बताता है कि दूसरी पार्टी से बात हो चुकी है और जल्द ही इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकल लिया जाएगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैडम घर आ चुकी हैं और डायना से मिलना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइम खुद को कमरे में बंद कर लेता है और गोरिया की दी हुई गुलाबी तौलिया को सीने से लगाकर चुपचाप बैठा रहता है। तभी उसकी माँ गुस्से से भरी हुई कमरे में घुसती हैं। हाथ में एक फाइल होती है जिसमें थाइम और गोरिया की ढेर सारी तस्वीरें होती हैं। वो फाइल दिखाते हुए ताने मारती हैं कि उसकी इन बचकानी हरकतों की वजह से कंपनी को कितना नुकसान हुआ है। वो कहती हैं कि जब से वो लड़की उसकी जिंदगी में आई है सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसने थाइम को कमजोर बना दिया है और उसके भविष्य से भटका दिया है और जाते जाते वो उसे खुलेआम धमकी देती हैं कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो वो थाइम और गोरिया दोनों के साथ क्या करेंगी, इसका उसे अंदाजा भी नहीं है। अगले दिन कैनिंग अपने बॉयफ्रेंड टेस्ला से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। न कॉल उठाता है न मैसेज का जवाब देता है। वहीं केविन थाइम से मिलने उसके घर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि रेन की हालत का गोरिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थाइम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता और केविन को साफ साफ कह देता है कि घर से बाहर निकल जाओ और आगे से कभी यहाँ मत आना। केविन भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और तभी एमजे उससे कहता है कि अब ये मामला हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। उधर माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए रेन गोरिया को बाहर घूमने ले जाता है। दोनों कुछ पल शांति से बिताते हैं बिना किसी ड्रामे और टेंशन के। गोरिया को रेन के साथ इतना कंफर्टेबल महसूस होता है कि वो बिना झिझक अपने दिल की बात कह पाती है। इसी दौरान रेन उससे पूछता है कि जब तुम थाइम के साथ डेट पर गई थी तो तुम्हें कैसा लगा था, और गोरिया पूरी ईमानदारी से बता देती है कि थाइम के साथ डेट हमेशा परेशानियों से भरी रहती थी। वो हर बार कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था जिससे पूरी डेट खराब हो जाती थी। न उसे ढंग से बात करने की तमीज थी और न ही मेरी जरा भी रिस्पेक्ट। उधर दूसरी तरफ कैनिंग के पास केविन आता है और उससे पूछता है कि गोरिया और रेन कहाँ हैं, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि दोनों कहीं डेट पर गए हैं। कनिंग कह देती है कि उसे नहीं पता, लेकिन तभी उसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड टेस्ला पर पड़ती है जो किसी और लड़की के साथ हंसता घूमता दिखाई देता है। ये नजारा कैनिंग को अंदर से तोड़ देता है और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी केविन उसके पीछे आता है, बिना कुछ कहे चुपचाप अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ाता है और बस उसके पास खड़ा हो जाता है। और उसी पल कैनिंग को पहली बार महसूस होता है कि कोई है जो सच में उसके साथ खड़ा है। केविन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, चलो आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड को थोड़ा सबक सिखाते हैं। और इसके बाद वो सीधा टेस्ला के पास जाकर उसकी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करने लगता है। केविन की हैंडसम पर्सनैलिटी देखकर टेस्ला की गर्लफ्रेंड भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है, जिससे टेस्ला का खून खौल उठता है और वो उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। यहाँ तक कह देता है कि F4 के सारे मेंबर्स को चीप और गरीब लड़कियां ही पसंद आती हैं। और तभी उसी मॉल में गोरिया और रेन भी पहुंच जाते हैं। टेस्ला की आवाज सुनते ही गोरिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना एक सेकंड सोचे सीधा उसके पास जाती है और एक जोरदार किक मारती है, जिससे टेस्ला पूरे 10 फीट दूर जाकर गिरता है और गुस्से में चेतावनी देती है कि आगे से कभी F4 या थाइम के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है और बहुत अच्छा इंसान है। ये सब देखकर रेन, केविन और कैनिंग के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका होता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम एमजे और थाइम को देखते हैं, जहां एमजे आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि रेन से दोस्ती मत तोड़ वरना F4 खत्म हो जाएगा। लेकिन थाइम किसी की नहीं सुनता और साफ कह देता है कि अगर ग्रुप खत्म होना है तो हो जाए। तभी उसके पास रेन का कॉल आता है, जिसमें वो कहता है, चलो स्कूल स्टेडियम में बात करते हैं मर्द की तरह। और एमजे भी उनके पीछे पीछे चल देता है। स्कूल पहुंचने पर रेन पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। थाइम उसके पास जाकर कहता है कि अगर तुम गोरिया को भूल जाओ तो हम पहले जैसे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन रेन साफ मना कर देता है। और फिर वहीं दोनों आमने सामने खड़े होकर वो सारी बातें कह देते हैं जो अब तक दिल में दबाकर रखी थीं। झगड़े के दौरान रेन जानबूझकर गोरिया को बुरा भला कहता है ताकि थाइम अपने असली जज्बात बाहर निकाल सके। रेन उसे बताता है कि सच तो ये है कि शुरू से ही उसे गोरिया पसंद थी, लेकिन वो उसे सिर्फ टाइम पास समझता था। उसे वो क्यूट लगती है, लेकिन उनके स्टैंडर्ड अलग हैं, इसलिए उनके बीच कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। ऐसी गरीब लड़कियां बस टाइम पास के लिए ठीक होती हैं, परमानेंट बनने के लिए नहीं। ये सुनते ही टाइम को अंदर तक चोट लगती है और गुस्से में वो रेन को जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बुरी तरह पीटते हैं। इसी दौरान रेन उससे पूछता है कि तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है। गुस्से और चीख चिल्लाहट के बीच थाइम कबूल कर लेता है कि वो गोरिया से बेहद गहराई से प्यार करता है और उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। ये इजहार सब कुछ बदल देता है। रेन हल्की सी मुस्कान देता है जैसे कुछ हुआ ही न हो और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोरिया वहां पहुंचती है
और रेन उसे भी हिम्मत देता है कि अब वो भी अपने दिल की बात खुलकर कह दे। तभी उसी पल थाइम उसके पास आता है, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। गोरिया मुस्कुरा देती है, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उस पल दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह तालमेल में होते हैं। इसके बाद गोरिया और थाइम को अकेला छोड़कर बाकी सब वहां से चले जाते हैं और गोरिया बड़े प्यार से थाइम की चोटों पर दवा लगाती है। दोनों के बीच एक सुकून भरा खुशहाल पल होता है। तभी थाइम उसे बताता है कि जब वो पहली बार मिली थी और उसने उसे किक मारकर सबक सिखाया था, उसी पल से वो उसके लिए स्पेशल बन गई थी, क्योंकि आज तक किसी ने उसे ऐसे जवाब नहीं दिया था। वो कबूल करता है कि वो हमेशा खुद को अंदर से कमजोर महसूस करता था और अपनी माँ के तानों और दबाव की वजह से स्कूल को कंट्रोल करना चाहता था। इसी डर और गुस्से से उसने F4 बनाया, लेकिन गोरिया की उस एक किक ने उसका पूरा एटीट्यूड तोड़ दिया। फिर वो वादा करता है कि अब वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा, किसी बेकार की लड़ाई में नहीं पड़ेगा, बस गोरिया के साथ वक्त बिताएगा और उसी में खुश रहेगा। अगले दिन गोरिया के फोन पर थाइम के ढेर सारे मैसेज आने लगते हैं। अब वो उसे पूरी तरह अपनी गर्लफ्रेंड मान चुका होता है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। जैसे ही गोरिया घर पहुंचती है, वहाँ एक अनचाही मेहमान पहले से मौजूद होती है, रोजलिन यानी थाइम की माँ। वो आते ही ताने मारना शुरू कर देती है, घर को गंदा, छोटा और बदबूदार बताती है और गोरिया को नीचा दिखाते हुए कहती है कि वो उसके बेटे के साथ सिर्फ ऊंचे समाज में पहुंचने के लिए है। ये सब गोरिया की माँ से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में रोजलिन पर ड्रिंक फेंककर उसे घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन जाते जाते रोजलिन एक बात साफ कह देती है, चाहे जितनी कोशिश कर लो गोरिया, तुम कभी मेरे बेटे के लायक नहीं बन सकती। इस झगड़े के बाद गोरिया के पिता उदास चेहरे के साथ घर लौटते हैं और बताते हैं कि उनकी ऑफिस बंद हो चुकी है। अब शहर में रहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा। मजबूरी में वो गांव लौटकर बागवानी का काम शुरू करने का फैसला करते हैं। ये सुनकर गोरिया पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उसके पेरेंट्स गांव चले जाते हैं और गोरिया यहीं रहकर पार्ट टाइम काम पर पूरा फोकस करने लगती है। उधर F4 के बाकी लड़के रेन के यॉट पर अपनी दोस्ती के पैच अप का जश्न मना रहे होते हैं। सब खुश होते हैं, लेकिन थाइम के चेहरे पर वो खुशी नहीं होती। उसका पूरा ध्यान बस गोरिया पर रहता है और वो समझ नहीं पाता कि वो उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही। कुछ दिन बाद थाइम उसे हर जगह ढूंढना शुरू कर देता है, कॉलेज में, उसके घर पर और यहाँ तक कि कैनिंग की फूलों की दुकान में भी वो उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ देता है। लेकिन उस वक्त गोरिया पैसों के लिए काम में जुटी होती है और जानबूझकर थाइम से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही होती है। वो अंदर से पूरी तरह टूटी और थकी हुई होती है और उसे पता ही नहीं चलता कि वो चिट्ठी गलती से जमीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ कैनिंग आखिरकार केविन को सब कुछ बता देती है। रोजलिन की धमकियां, गोरिया के घर की बिगड़ती आर्थिक हालत और उनके शहर छोड़ने का फैसला, ये सब सुनकर केविन पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसे इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं होता, लेकिन उसके मन में एक गहरी शंका जरूर पैदा हो जाती है कि कहीं गोरिया के पिता की नौकरी रोजलिन की वजह से तो नहीं गई। और जब ये सच्चाई थाइम के सामने आती है कि उसकी अपनी माँ ही गोरिया के परिवार की बर्बादी की जड़ है, तो वो आग बबूला हो जाता है। वो सीधे रोजलिन को चैलेंज करता है और साफ साफ कह देता है कि अब वो खुद गोरिया के परिवार की मदद करेगा और उन्हें दोबारा संभालेगा। और अपने इस वादे को साबित करने के लिए थाइम गोरिया के घर के बिल्कुल बगल में एक नया घर खरीद लेता है और मुस्कुराते हुए उसे दिखाने पहुंच जाता है। वो कहता है कि अब उसे उसकी सारी परेशानियों का पता चल गया है और कम से कम अब वो दोनों पड़ोसी तो हैं। ये सुनकर गोरिया उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें तो बड़े बड़े महलों की आदत है, तुम इस छोटे से घर में कैसे रहोगे। जिस पर थाइम बड़ी मासूमियत से मुस्कुराकर कहता है कि मैं एडजस्ट कर लूंगा और तुम भी तो मेरी हेल्प करोगी। लेकिन पहले ही दिन रात को जब सब सो रहे होते हैं, तभी गोरिया को थाइम की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दौड़कर जाती है तो देखती है कि कपड़े धोने के चक्कर में उसने वॉशिंग मशीन ऑन कर दी है और मशीन कंट्रोल से बाहर होकर पूरा फ्लोर पानी से भर चुका है। गोरिया उसे कपड़े धोना सिखाती है और वापस सोने चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर थाइम की चीख से उसकी नींद टूट जाती है। इस बार थाइम एक छोटे से कॉकरोच से बुरी तरह डरा हुआ होता है। गोरिया आराम से उस कॉकरोच को पकड़कर उसे शांत करती है और चली जाती है। और इसी तरह थाइम पूरी रात किसी न किसी बहाने उसे परेशान करता रहता है, जिससे गोरिया की पूरी रात जागते हुए गुजरती है। अगले दिन जब गोरिया स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि 2 दिन बाद थाइम का बर्थडे है और उसकी माँ एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाली है। वहीं थाइम को उसकी बहन डायना का कॉल आता है, जो उसे बताती है
कि उसे नहीं पता मॉम इतनी बड़ी पार्टी क्यों दे रही हैं, लेकिन वो उसे संभल कर रहने की सलाह देती है क्योंकि उनका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है। अगले दिन गोरिया को एक बेहद खूबसूरत पैकेट मिलता है जिसके अंदर शानदार कपड़े होते हैं और साथ में थाइम की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड भी होता है। लेकिन खुश होने के बजाय उसका दिल बेचैन हो जाता है क्योंकि रोजलिन के ताने अब भी उसके कानों में गूंज रहे होते हैं। फिर भी वो हिम्मत जुटाती है, एक प्यारा सा होममेड केक बनाती है और पार्टी में पहुंच जाती है। लेकिन वहां जो होता है वो सबको चौंका देता है। जैसे ही पार्टी शुरू होती है रोजलिन वहां आ जाती है और माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। केविन, एमजे और रेन दूर से ये सब देख रहे होते हैं और गोरिया की हालत को लेकर परेशान होते हैं। रेन उसकी बेचैनी देखता है और कहता है कि चलो थाइम से मिल लो। गोरिया मना करती है लेकिन रेन जोर से उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है और सबके सामने ले आता है। टाइम उसे देखता है, मुस्कुराते हुए अपने गेस्ट से माफी मांगता है और उसके पास चला आता है। गोरिया पूरी तरह नर्वस होती है, उसकी नजरें टाइम से मिल भी नहीं पा रही होती और तभी रोजलिन सबके सामने ऐसा ऐलान कर देती है जिसे सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। उसी वक्त एक लड़की भागती हुई वहाँ आती है, पैर फिसलता है और वो सीधे गोरिया पर गिर पड़ती है और तभी रोजलिन सबके सामने वो राज खोल देती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि थाइम की मंगेतर थी। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है, सबकी नजरें एक साथ गोरिया पर टिक जाती हैं। उस लड़की का नाम था लीटा। थाइम खुद भी हैरान था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए शादी तय कर दी है। उसी अफरा तफरी में एमजे जल्दी से कार की चाबी फेंकता है और कहता है कि वो गोरिया के साथ वहाँ से भाग जाए, लेकिन कैमरों की फ्लैश और भीड़ भाड़ में थाइम गलती से गलत हाथ पकड़ लेता है और गोरिया की जगह लीटा को लेकर भाग जाता है। सिचुएशन पूरी तरह गड़बड़ हो चुकी थी। इसी बीच रोजलिन मौके का फायदा उठाती है। उसने सबके सामने लीटा की तारीफों के पुल बांध दिए और गोरिया का मजाक उड़ाते हुए उसे नीचा दिखाया। रेन ने जब गोरिया का टूटा चेहरा देखा तो तुरंत उसके पास पहुंचा, उसे हिम्मत दी और कहा कि रोजलिन की बातों को दिल पर मत लेना और थाइम पर भरोसा रखना। अगले दिन स्कूल में गोरिया के लिए माहौल बिल्कुल जहरीला हो जाता है। लड़कियां उसे ताने मारती हैं कि थाइम के साथ तो हर जगह घूमती थी, लेकिन अब तो उसकी एंगेजमेंट किसी और से हो रही है। लगता है थाइम तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। ये बातें गोरिया के दिल को चीर देती हैं और गुस्से में वो सीधा छत पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई और भी है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे ली नाम का लड़का दिखता है। वो पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो ली बेहद नॉर्मल अंदाज में कहता है कि बस हवा खाने आया है। गोरिया को उस पर थोड़ा शक तो होता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। बाद में जब गोरिया घर पहुँचती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि टाइम खुद वहाँ मौजूद होता है। उसने लंच बनाया होता है और उसी का इंतजार कर रहा होता है। वो बताता है कि इस जबरन तय की गई शादी की वजह से वो बहुत स्ट्रेस में है और उसके दिमाग में नेगेटिव ख्याल तक आने लगे थे। ये सुनकर गोरिया घबरा जाती है और प्यार से उसकी घायल हथेली पर पट्टी बांध देती है। उधर केविन, एमजे और रेन इस बात से चिंतित होते हैं कि रोजलिन इतनी जल्दी सगाई करवाने पर क्यों तुली हुई है। अगले दिन गोरिया अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए फ्लावर शॉप पहुंचती है और थोड़ी देर बाद वहां लीटा आ जाती है। वो उसे घूमने चलने के लिए कहती है और दोनों मॉल पहुंचती हैं, जहां लीटा उसे एक बेहद महंगी लग्जरी शॉप में ले जाती है। गोरिया वहां रखे एक्सपेंसिव बैग्स देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने ऐसे बैग कभी देखे ही नहीं होते। तभी लीटा उनमें से एक बैग खरीद लेती है और उसे गोरिया को गिफ्ट कर देती है। गोरिया मना करती है, लेकिन लीटा कहती है कि अगर नहीं लिया तो वो बैग वहीं छोड़कर चली जाएगी। मजबूरी में गोरिया को वो बैग लेना ही पड़ता है। बाद में घर लौटने के बाद लीटा सीधे गोरिया से सवाल कर देती है कि उसका थाइम से असल रिश्ता क्या है। गोरिया थोड़ी असहज होकर कहती है कि वो दोनों बस दोस्त हैं, लेकिन तभी अचानक थाइम वहां पहुंच जाता है बेहद खुश मूड में और माहौल एकदम टेंशन से भर जाता है। लीटा को देखते ही थाइम भड़क उठता है और उसे लोमड़ी कहकर बुलाता है, जिस पर लीटा ताना मारते हुए पलटकर कहती है कि क्या तुम ऐसे डंकीज को दोस्त बनाती हो। और देखते ही देखते दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थाइम गुस्से में उसे पिलो से मारने लगता है। ये सब देखकर गोरिया का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है। अगले दिन लीटा गोरिया के घर रात बिताने के बाद वापस चली जाती है, जबकि थाइम पूरी तरह अपने बिजनेस में डूबा रहता है। जब गोरिया उससे मिलने पहुंचती है तो थाइम उसे कसकर गले लगाता है, उसके बालों में हाथ फेरता है और कहता है कि बस थोड़ा सब्र रखो। लेकिन गोरिया को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तभी देश भर में एक चौंकाने वाली खबर फैल जाती है कि थाईलैंड के एक बड़े बिजनेसमैन की अचानक मौत हो गई है। अब एक नई कंपनी के लिए नंबर 1 बनने का मौका खुल जाता है। इसी बीच संयोग से गोरिया और कैनिंग को अस्थायी काम मिल जाता है उस बिजनेसमैन के अंतिम संस्कार की तैयारियों में मदद करने का। लेकिन वहाँ माहौल कुछ अजीब होता है क्योंकि वो जगह किसी फ्यूनरल जैसी लग ही नहीं रही होती। बाद में केविन बताता है कि ये सब दरअसल एक बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। श्रद्धांजलि
के बाद रेन और गोरिया देखते हैं कि थाइम वहां लीटा के साथ पहुंचता है। ये नजारा गोरिया के दिल को चुभ जाता है और वो खुद से सवाल करने लगती है कि क्या वो वाकई उसके लिए सही इंसान है। थाइम उससे बात करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लीटा के पैर में चोट लग जाती है। उसे संभालते हुए थाइम वही पट्टी इस्तेमाल करता है जो गोरिया ने उसे कुछ दिन पहले दी थी। लीटा मुस्कुराकर थाइम को थैंक यू कहती है और गोरिया ये सब चुपचाप देखती रह जाती है। अगले दिन गोरिया अब भी उदास और गुमसुम रहती है। रेन उसके पास आता है और उससे एक बहुत सच्ची बात कहता है कि मुद्दा ये नहीं है कि वो थाइम के बारे में क्या महसूस करती है, असली बात ये है कि लीटा इस सब में कैसा महसूस कर रही है। ये बात गोरिया को पहली बार समझ आती है। बाद में गोरिया और लीटा के बीच एक ईमानदार बातचीत होती है। लीटा अपने दिल की बात कह देती है कि शुरू में उसे थाइम में कोई दिलचस्पी नहीं थी और टीवी पर देखकर वो उसे घमंडी समझती थी, लेकिन जब आमने सामने मिली तो उसे थाइम का नेक दिल नजर आया और उसे लगा कि शायद वक्त के साथ वो उससे सच में प्यार कर पाएगी। ये सब कहते हुए वो थाइम की दी हुई वही पट्टी अपने हाथ में थामे रहती है। उसकी बातें भले ही मीठी होती हैं, लेकिन वो गोरिया के दिल को चीर जाती हैं। अगले दिन गोरिया तब हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि थाइम दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। थाइम अब भी पिछली रात वाले ही कपड़ों में होता है। असल में वो पूरी रात वहीं बाहर बैठा रहता है, सिर्फ इसलिए कि जैसे ही गोरिया आए वो उससे बात कर सके। लेकिन गोरिया, जो अपने दिल में सब कुछ खत्म करने का फैसला कर चुकी होती है, उसे देखकर हल्की मुस्कान देती है और कहती है, तुम लीटा के साथ बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर थाइम हैरान रह जाता है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही गोरिया कह देती है कि उसे उसी इंसान के साथ रहना चाहिए जो सच में उसके लिए सही हो, और वो इंसान लीटा है। वो कहती है कि अब वक्त है आंखें खोलने का, क्योंकि वो दोनों बहुत अलग हैं। थाइम उन्हें उनके पुराने प्यारे पलों की याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोरिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कह देती है कि अब वो साथ नहीं रह सकते। उसी रात थाइम लीटा के घर पहुंच जाता है। लीटा पहले तो समझ नहीं पाती कि वो वहां क्यों आया है, लेकिन जब थाइम अपने दिल की बात कहता है और बताता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप शुरू करना चाहता है और वादा करता है कि वो अपना दिल खोलने की पूरी कोशिश करेगा, तब लीटा खुश हो जाती है। कुछ समय बाद लीटा खुद गोरिया से मिलने आती है। चेहरे पर मुस्कान लिए बताती है कि थाइम अब उसके साथ रहना चाहता है। गोरिया भी मुस्कुराकर जवाब देती है, लेकिन उसके दिल में ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। उधर एमजे, केविन और रेन इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि थाइम और गोरिया के बीच सब कुछ अचानक ठंडा क्यों पड़ गया है। रेन, जो गोरिया की हालत को लेकर सच में चिंतित होता है, उसे छत पर अकेला बैठा खोई हुई निगाहों से आसमान को देखते हुए पाता है। गोरिया मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे पढ़ाई में उसकी मदद चाहिए। बाद में लाइब्रेरी में गोरिया की नजर स्कूल डांस के एक पोस्टर पर पड़ती है। तभी वो देखती है कि कुछ स्टूडेंट्स अचानक बाहर की तरफ भागने लगते हैं। दरवाजे पर थाइम लीटा के साथ एंट्री ले चुका होता है। एमजे, केविन और रेन उसे बुलाने ही वाले होते हैं कि तभी वो नजारा देख लेते हैं जिसने सबको सन्न कर दिया। लीटा सबके सामने थाइम को किस कर लेती है। रेन का दिल बैठ जाता है और उसे सबसे पहले गोरिया की फिक्र होती है। वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। गोरिया सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी होती है। वो वहीं रुक जाती है जैसे जमीन पर जड़ हो गई हो। ईर्ष्या, दुख और टूटन सब कुछ उसके चेहरे पर साफ झलक रहा होता है। थोड़ी देर बाद गोरिया वापस लाइब्रेरी पहुंचती है, लेकिन वहां कुछ लड़कियां उसे घेर कर परेशान करने लगती हैं। तभी एक स्टूडेंट ली वहां आता है और ऐन वक्त पर गोरिया को बचा लेता है। गोरिया राहत की सांस लेते हुए उसे थैंक यू कहती है और तब ली उसे बताता है कि उसे उसकी फैमिली की खराब हालत के बारे में सब पता है और उसके पास उसके लिए एक ऑफर है। वो पूछता है कि क्या वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही है। गोरिया काम के बारे में पूछती है तो ली कहता है कि बस डिलीवरी का काम होगा। गोरिया हामी भर देती है और कहती है कि वो स्कूल के बाद चलेगी। ये पूरा सीन रेन दूर से देखता है और उसे ली की नीयत पर शक होने लगता है। कुछ देर बाद रेन देखता है कि ली कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक कोने में खड़ा होकर बातें कर रहा है, जैसे कोई सीक्रेट प्लान बन रहा हो। रेन को ये सब अजीब लगता है क्योंकि उसे वो चेहरे कहीं देखे हुए से लगते हैं, इसलिए वो उनकी फोटो खींच लेता है ताकि बाद में पता लगा सके कि मामला क्या है। स्कूल के बाद गोरिया कैनिंग की शॉप पर ली का इंतजार करती है और कुछ देर बाद ली आकर उसे पिकअप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ कैनिंग फूल लेकर असेंबली हॉल पहुंचती है जहां केविन की स्पीच चल रही होती है। वहीं उसकी मुलाकात F4 के बाकी मेंबर्स से होती है। रेन उससे गोरिया के बारे में पूछता है तो कानिंग बता देती है कि वो ली के साथ किसी काम से गई है। इसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं जहां केविन एक दमदार और इमोशनल स्पीच देता है। अब सीन बदलता है और हम टाइम और लिता को एक मॉल में शॉपिंग करते हुए देखते हैं। तभी थाइम की नजर गोरिया पर पड़ती है
जो उसी मॉल में ली के साथ होती है। गोरिया को एक दुकान से डिलीवरी कलेक्ट करनी होती है और थाइम चुपचाप उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी कोई कहता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ली इस मौके का फायदा उठाता है और गोरिया से कहता है कि वो जाकर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लाए। इसी दौरान वो चालाकी से थाइम को विलेन की तरह पेश करने लगता है, जैसे वो कोई रूड और गुस्सैल लड़का हो। थाइम को पहले से ही ली के इरादों पर शक होता है, इसीलिए वो गोरिया को समझाने के लिए वहां पहुंचता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, गोरिया उसे रोक देती है और साफ कहती है कि उसे ली पर ज्यादा भरोसा है। ये सुनकर थाइम अंदर से टूट जाता है और उसे लगने लगता है कि गोरिया अब ली के साथ रिलेशन में है। गुस्से और जलन में थाइम कुछ कड़वे शब्द कह देता है। गोरिया तुरंत उसे थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर कहती है कि वो उससे दूर हो जाए और उसे फिर कभी देखना नहीं चाहती। जाते जाते थाइम बस इतना कहता है कि उसे ली पर भरोसा करने का पछतावा होगा। अगले दिन गोरिया को अपने लॉकर में एक और रेड कार्ड मिलता है। कुछ ही देर बाद कुछ स्टूडेंट्स उस पर हमला कर देते हैं। तभी ली वहां पहुंचता है, जैसे कोई हीरो बनकर उसे बचाने आया हो, लेकिन असल में ये सब उसी की चाल होती है। वो गोरिया के सामने झूठी बातें फैलाने लगता है ताकि उसका भरोसा पूरी तरह थाइम से हट जाए। इसके बाद ली अपनी असली चाल चलता है और गोरिया को कुछ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एक बंद कमरे में कैद कर देता है, जहां वो सब उसे नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। उधर जो लड़कियां पहले गोरिया को परेशान करती थीं, उन्हें भी शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि थाइम ने रेड कार्ड देना तो बहुत पहले ही बंद कर दिया था। इसी बीच एमजे और केविन स्कूल डांस की तैयारियों में बिजी होते हैं कि तभी रेन वहां पहुंचता है और ली की फोटो उन्हें दिखाता है। अब रेन को पूरा यकीन हो जाता है कि ली किसी एंटी F4 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। वो केविन से कहता है कि तुरंत इसकी जांच करे, जबकि खुद गोरिया से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिलता है और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन उसे क्या पता होता है कि गोरिया को स्कूल के पुराने स्टेडियम में ले जाया गया है, जहां कुछ स्टूडेंट्स उसे बेरहमी से पीटते हैं। घायल हालत में गोरिया रोते हुए ली से मदद की भीख मांगती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। आखिर में उसे जोर से एक कॉलम पर धक्का दिया जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी रेन समय पर वहां पहुंच जाता है। वो भागकर गोरिया के पास आता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है और हमलावरों को ऐसी नजरों से देखता है कि सबकी रूह कांप जाती है। कुछ देर बाद केविन का फोन आता है। रेन उसे पूरा मामला बताता है और कहता है कि गोरिया को रेड कार्ड मिल चुका है। ये सुनकर केविन हैरान रह जाता है और तुरंत एमजे से कहता है कि वो स्कूल के सिक्योरिटी कैमरे चेक करे। रेन गोरिया को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी केविन का दोबारा फोन आता है। वो बताता है कि कैमरों की फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। फिर वो बताने ही वाला होता है कि रेड कार्ड किसने इशू किया था, लेकिन उसी पल पीछे से ली रेन के सिर पर डंडा मार देता है और रेन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ली गोरिया को उठाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ थाइम और लीटा को दिखाया जाता है, जहां लीटा उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। वो थाइम को डांस के लिए इन्वाइट करती है और थाइम उसके साथ जाने को तैयार भी हो जाता है, लेकिन तभी थाइम के फोन पर ली का मैसेज आता है, जिसमें गोरिया की घायल हालत की फोटो होती है और धमकी भरा मैसेज भी होता है कि अगर वो अकेला नहीं आया तो गोरिया को भयानक सजा मिलेगी। थाइम बिना एक पल भी गंवाए वहां की तरफ दौड़ पड़ता है। लीटा को कुछ बताए बिना ही छोड़ देता है। जैसे ही वो पहुंचता है, एंटी F4 ग्रुप के छात्र उस पर हमला कर देते हैं और बेरहमी से उसे पीटने लगते हैं। दूर अंधेरे में ली खड़ा होता है, चेहरे पर शातिर मुस्कान लिए अपनी बदले की घड़ी का मजा लेता हुआ। फिर वो बताता है कि ये सब वो अपने दोस्त किम के लिए कर रहा है, जिस पर थाइम ने रेड कार्ड इशू किया था और उसी एक फैसले ने किम की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यहीं से कहानी एक इमोशनल फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें ली और किम का अतीत दिखाया जाता है। एक दिन कुछ गुंडे ली पर हमला कर देते हैं और उसे बेरहमी से पीट रहे होते हैं। तभी किम वहां पहुंचता है और बिना सोचे समझे ली को बचा लेता है। ली एक अनाथ होता है और जब किम को ये सच पता चलता है तो उसकी फैमिली ली को अडॉप्ट कर लेती है और उसे अपने बेटे की तरह पालती है। यहीं से दोनों के बीच ऐसी गहरी बॉन्डिंग बनती है जो खून के रिश्तों से भी मजबूत होती है। हाई स्कूल में किम की शानदार शो परफॉर्मेंस देखकर ली को पूरा यकीन होता है कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन जब किम को थाईलैंड के इतने बड़े और एलिट हाई स्कूल में एडमिशन मिलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मगर जैसे ही F4 उसके खिलाफ रेड कार्ड इशू करता है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट जाती है। स्टूडेंट्स उसे बेरहमी से बुली करते हैं, इतना पीटा जाता है कि वो ICU पहुंच जाता है। किम की ये हालत देखकर ली के अंदर का गुस्सा उबल पड़ता है और उसी पल वो ये पूरा बदले का प्लान बना लेता है। प्रेजेंट में थाइम की इस हालत को देखकर गोरिया पूरी तरह टूट जाती है और ली के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है कि प्लीज मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन थाइम को छोड़ दो। जब से मैं उसकी जिंदगी में आई हूँ उसने लोगों को परेशान करना बंद कर दिया है, प्लीज उसे माफ कर दो। गोरिया की ये बात सुनते ही एक छात्र बेकाबू हो जाता है
और उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ती है। फिर गुस्से में थाइम पर टूट पड़ता है। थाइम और गोरिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों लाचार होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तभी ली पास में रखा स्टूल उठाकर थाइम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी पल गोरिया किसी तरह अपने हाथ खोलकर थाइम के सामने आ जाती है। चोट खुद झेल लेती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर ली को खुद से नफरत होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी गोरिया के लिए फीलिंग्स आ चुकी होती हैं। कई दिन बीत जाते हैं और आखिरकार गोरिया को होश आता है। आंख खुलते ही वो सबसे पहले कैनिंग से थाइम के बारे में पूछती है, लेकिन कैनिंग खामोश रहती है। उसका ये सन्नाटा गोरिया के दिल में डर भर देता है। घबराई हुई गोरिया इन्फर्मरी की तरफ दौड़ती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। F4 के सारे मेंबर्स बेहद उदास बैठे होते हैं और थाइम एक सफेद चादर से ढका हुआ लेटा होता है। ये नजारा देखते ही गोरिया का दिल बैठ जाता है। वो उसके पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, कि वो उसके लिए सब कुछ है। और तभी थाइम अचानक आंखें खोल देता है और पूरा कमरा हंसी से गूंज उठता है। उसी पल गोरिया समझ जाती है कि ये सब एक प्रैंक था और गुस्से में वो सबको पिलो से मारने लगती है। माहौल फिर से हल्का हो जाता है, लेकिन इसी दौरान दरवाजे के बाहर लीटा खड़ी होती है, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए। अंदर से आती हंसी सुनते ही उसका चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप फूल नीचे गिरा देती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। बाद में रेन थाइम को किम की हालत के बारे में बताता है, लेकिन तभी पीछे से ली वहां आ जाता है। वो कहता है कि वो एक वीडियो अपलोड करने वाला है जिसमें थाइम की पुरानी बातों का खुलासा होगा। ये सुनते ही थाइम अपने दोस्तों को बुलाता है और उनसे ली का फोन छीनने को कहता है, लेकिन फिर वो खुद ही आगे बढ़कर पब्लिश बटन दबा देता है। वो ली से कहता है कि अगर उसके मन में कुछ भी है तो अभी कह दे, क्योंकि वो सबकी नफरत का भार खुद उठाने को तैयार है, ताकि ये नफरत का सिलसिला यहीं खत्म हो जाए। उसी रात गोरिया को अचानक थाइम के घर लाया जाता है। थाइम अपने आदमियों को डांटता है कि उन्होंने उसे जबरन क्यों लाया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए गोरिया को बताता है कि उसने ली से सब ठीक कर लिया है और किम से माफी भी मांग ली है। ये सुनकर गोरिया राहत की सांस लेती है। उसे लगता है कि आखिरकार सारे तूफान थम चुके हैं। बाद में थाइम उसे बाहर ले जाता है, आसमान में टूटता हुआ तारा दिखाता है और उसी पल उसे एक नेकलेस देता है जो उसने खुद बनाया होता है। थाइम एक बार फिर गोरिया से पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, लेकिन गोरिया मना कर देती है। वो कहती है कि अभी एक बात बाकी है, लीटा के साथ उसका सगाई का रिश्ता। थाइम उसकी बात समझ जाता है और वादा करता है कि वो लिता से साफ साफ बात करके सब खत्म कर देगा। इसके बाद गोरिया उससे कहती है कि वो नेकलेस अपने पास रखे जब तक वो पूरी तरह आजाद होकर बिना किसी बंधन के दोबारा उससे अपने दिल की बात न कह सके। लीटा से बात खत्म करने के बाद थाइम और गोरिया फिर से पहले की तरह मजाक करने लगते हैं। इसी बीच खेलते खेलते उनसे गलती से एक फूलों का वास टूट जाता है। तभी दरवाजे पर लीटा आ पहुंचती है और दोनों को साथ देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि थाइम ने उसके साथ धोखा किया है। वो जवाब मांगती है और माहौल बिगड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी नौकरानी नोवा बीच में आ जाती है। नोवा सबको समझाती है कि गोरिया को थाइम की पर्सनल असिस्टेंट यानी नौकरानी के तौर पर रखा गया है जब तक रोसलिन देश से बाहर है। इसी वजह से गोरिया वहां रह रही है। कुछ देर बाद थाइम लिता के कमरे में जाता है और शांति से उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये शादी हुई तो हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे, प्लीज मेरी बात मान लो। लेकिन लीटा टस से मस नहीं होती, उल्टा थाइम से पूछती है कि तुम मुझे इतना परेशान क्यों समझते हो? मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और हमारी शादी सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक बड़ी बिजनेस डील है। अगले दिन से गोरिया थाइम के घर में अपना नया काम शुरू कर देती है, लेकिन थाइम एक पल भी उससे दूर नहीं रह पाता। एक दिन काम करते वक्त गोरिया का हाथ कट जाता है और थाइम तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन लीटा की नाराजी याद आते ही गोरिया खुद को उससे दूर कर लेती है। उसी रात थाइम अपनी माँ से दिल की बात करने की सोच रहा होता है। तभी गोरिया कमरे में आती है, लेकिन किसी बातचीत के लिए नहीं बल्कि डिनर टेबल सजाने के लिए। दोनों के बीच फिर से हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। तभी लीटा एक बार फिर वहां आ जाती है। इस बार वो किसी की परवाह नहीं करती। वो सीधे गोरिया का अपमान करती है, उसे सिर्फ एक नौकरानी कहती है और बताती है कि रोसलिन ने उसे आधिकारिक तौर पर थाइम के साथ रहने की इजाजत दे दी है, इसलिए अब गोरिया को जाना होगा। ये सब देखकर नोवा को गोरिया की हालत पर तरस आ जाता है। वो उसे कहती है कि वो थोड़ा ब्रेक ले, बाहर जाए और मन शांत करे। उधर लीटा पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो थाइम के सामने अपने दिल की बात रख देती है और कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो हर तरह से उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि खुद को उसके सामने रख देती है, लेकिन थाइम शांत रहता है। वो उसे एक कंबल ओढ़ा देता है, नजरें झुका लेता है और साफ कर देता है कि उसके दिल में वही एहसास नहीं है। कुछ दिन बाद दोनों परिवारों की मीटिंग होती है। थाइम कुछ कह पाता उससे पहले ही लीटा बोलना शुरू कर देती है। वो सबके सामने साफ कह देती है
कि वो ये सगाई खत्म करना चाहती है। लीटा मानती है कि वो और थाइम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। अब वो खुद से प्यार करना चाहती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और साउथ कोरिया जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। इसके बाद लीटा और गोरिया एक दूसरे को गले लगाती हैं, एक दूसरे से माफी मांगती हैं और शांति से विदा लेती हैं। लेकिन इस सुलह के तुरंत बाद गोरिया को एहसास होता है कि थाइम वहां मौजूद नहीं है। तभी एमजे आता है और उसे कार में बैठाता है। रास्ते में उन्हें सच्चाई पता चलती है, थाइम सुबह से ही लापता था। उसे F4 के बाकी सदस्यों ने अगवा कर लिया है क्योंकि वो उसके हाल के फैसलों से खुश नहीं थे। इसी दौरान थाइम आखिरी बार गोरिया से गुजारिश करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और इस बार बिना किसी झिझक के गोरिया हाँ कह देती है। उधर सिंगापुर में रोजालिन टीवी पर देखती है कि थाइम और लीटा की सगाई आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ केविन कैनिंग से मिलने आता है और दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। कैनिंग हिम्मत जुटाकर अपनी फीलिंग्स बताने ही वाली होती है कि केविन अचानक गाड़ी रोककर उसके बेहद करीब आ जाता है और कहता है कि वो कभी भी किसी लड़की के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लॉयल नहीं रह पाया, इसलिए वो चाहता है कि कैनिंग उसके लिए फीलिंग्स डेवलप न करे और सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त बनकर रहे, क्योंकि वो पहले ही अपनी बहुत अच्छी दोस्त जेनी को खो चुका है। ये सुनते ही कैनिंग का दिल टूट जाता है क्योंकि वो केविन से सच्चा प्यार करने लगी थी। अगले दिन थाइम को एक सपना आता है जिसमें वो गोरिया को किस कर रहा होता है। नींद खुलते ही वो खुद पर झल्ला जाता है कि वो हर वक्त उसी के बारे में क्यों सोच रहा है। उसी दिन वो F4 के साथ टाइम बिताता है, लेकिन केविन कल रात की घटना को लेकर कुछ परेशान नजर आता है। थाइम आखिरकार ये मान लेता है कि उसकी और गोरिया की रिलेशनशिप उस तरह आगे नहीं बढ़ रही जैसी उसने सोची थी और इसी वजह से वो रेन और एमजे के साथ मिलकर एक सरप्राइज पार्टी प्लान करता है ताकि गोरिया थोड़ा खुले और दोनों के बीच की दूरी कम हो सके। उसी रात थाइम, रेन और एमजे के साथ वीडियो कॉल पर पार्टी की सारी तैयारियां फाइनल करता है, लेकिन गोरिया को इसकी जरा भी भनक नहीं लगती क्योंकि उसका पूरा ध्यान केविन और कैनिंग के बीच चल रही तनातनी पर टिका होता है। इसी दौरान थाइम उसे केविन के अतीत के बारे में भी बताता है कि कैसे प्यार में पड़ने के बाद केविन पूरी तरह बदल गया था। वो बताता है कि जेनी पहले केविन की बहुत अच्छी दोस्त थी। धीरे धीरे केविन को उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही क्योंकि उसे डर था कि अगर जेनी ने मना कर दिया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। इसी डर में केविन ने खुद ही उससे दूरी बना ली और फिर दोनों कभी साथ नजर नहीं आए। आज भी केविन उसे बहुत मिस करता है। ये सुनकर गोरिया कहती है कि क्या हम दोनों को मिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थाइम बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जेनी की एंगेजमेंट हो चुकी है और उसने खुद उसकी उंगली में रिंग देखी थी, इसलिए अब कुछ भी बदलना मुमकिन नहीं है। अगले दिन गोरिया को पता चलता है कि कैनिंग का कहीं कोई अता पता नहीं है। परेशान होकर वो उसे कॉल करने लगती है। तभी एमजे उसे स्विमिंग पूल एरिया में ले जाता है जहाँ थाइम ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की होती है, लेकिन ये सरप्राइज पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है क्योंकि गोरिया का मन पार्टी में नहीं बल्कि सिर्फ कैनिंग की चिंता में उलझा रहता है। तभी थोड़ी देर बाद कैनिंग का फोन आता है और गोरिया बिना कुछ सोचे समझे पार्टी छोड़कर वहां से निकल जाती है। ये देखकर थाइम का दिल टूट जाता है। उधर कैनिंग भी गोरिया पर गुस्सा हो जाती है और उसे साफ साफ कह देती है कि वो हर बात में उसके मामलों में दखल क्यों देती है। वो पहले ही केविन से बात कर चुकी है और सब कुछ सुलझ चुका है। आखिरकार केविन और कैनिंग के बीच का झगड़ा खत्म हो जाता है और दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। उस रात केविन कैनिंग को घर छोड़ता है। एमजे अपनी बाइक पर निकल जाता है और सबसे आखिर में रेन वहां से जाता है, लेकिन जाते जाते रेन कुछ अजीब नोटिस करता है कि थाइम के घर के बाहर कई गाड़ियां बार बार चक्कर लगा रही हैं, जिससे उसे साफ एहसास हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उधर घर के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है क्योंकि ये गोरिया का वहां नौकरानी के तौर पर आखिरी दिन होता है। थाइम मानता है कि वो अब भी पार्टी के फेल होने से थोड़ा नाराज है, लेकिन साथ ही ये भी वादा करता है कि अगली बार वो उसे इससे भी बड़ा सरप्राइज देगा। तभी गोरिया मुस्कुराती है और कहती है कि उसके पास भी एक सरप्राइज है और बिना कुछ बोले वो अचानक थाइम को किस कर लेती है। उस एक पल में जैसे वक्त थम जाता है, दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और वो मासूम सा पल धीरे धीरे एक गहरे, इमोशनल और बेहद रोमांटिक मोमेंट में बदल जाता है। जब गोरिया अपने घर पहुंचती है तो बाहर उसे रेन खड़ा मिलता है जो उसे तुरंत वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन रेन की बेचैनी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है और तभी उसकी आंखों के सामने वो मंजर आता है जो उसे अंदर तक तोड़ देता है। उसका घर गिराया जा रहा था। गोरिया रोती हुई अंदर भागती है, मजदूरों के सामने गुहार लगाती है कि काम रोक दें, लेकिन कोई उसकी एक भी नहीं सुनता। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है और तभी एक वर्किंग हेड थाइम को बताता है कि ये सब उसकी माँ रोजालिन के सीधे आदेश पर किया जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद रोजालिन खुद गोरिया को कॉल करती है और शांतिपूर्ण बातचीत के नाम पर मिलने बुलाती है, लेकिन थाइम फोन छीनकर सीधे अपनी माँ से भिड़ जाता है और गुस्से में कहता है
कि वो सारी हदें पार कर चुकी है। अपनी गलती मानने के बजाय वो दूसरों की जिंदगी तबाह कर रही है। जिस पर रोजालिन बेहद ठंडे लहजे में जवाब देती है, मैं तो बस खेल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम स्कूल में रेड कार्ड बांटते थे। फर्क बस इतना है कि इस बार रेड कार्ड गोरिया को मिला है। अगले दिन गोरिया कैनिंग और उसके पिता से बात करती है और साफ कह देती है कि रोजालिन उसे थाइम से दूर रखने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाली नहीं है। उसकी हिम्मत देखकर कैनिंग के पिता उसे कुछ समय के लिए अपने घर में रहने की इजाजत दे देते हैं। कुछ ही घंटों में थाइम और बाकी F4 लड़के फर्नीचर और जरूरी सामान लेकर वहां पहुंच जाते हैं ताकि गोरिया आराम से रह सके। शाम को थाइम और गोरिया के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक पल बनता है, लेकिन थोड़ी देर में बाकी F4 वाले भी पहुंच जाते हैं, सिर्फ उन्हें छेड़ने और माहौल हल्का करने के लिए। उधर थाइम के घर में रोजालिन को पता चलता है कि नोवा ने गोरिया की मदद की थी और गुस्से में वो नोवा को नौकरी से निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ थाइम गोरिया की मदद के लिए कानिंग की फूलों की दुकान पर पहुंचता है। तभी नोवा का कॉल आता है। वो बताती है कि उसे निकाल दिया गया है और साथ ही रोजालिन ने थाइम के सारे बैंक अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। अब थाइम चाहकर भी गोरिया की कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनते ही गोरिया पूरी तरह टूट जाती है। जिन लोगों से वो प्यार करती है उन्हें रोजालिन की वजह से दर्द में देखकर उसका दिल भर आता है। इसी बीच उसे ये भी पता चलता है कि कैनिंग के पिता की नौकरी भी रोजालिन ने ही छिनवाई थी। आखिरकार गोरिया खुद रोजालिन से मिलने का फैसला करती है और साफ कह देती है कि वो थाइम की जिंदगी से दूर चली जाएगी, लेकिन फिर एक पल रुक कर बोलती है, प्लीज कम से कम उन लोगों को चैन से जीने दीजिए जो आपकी वजह से दर्द झेल रहे हैं। चाहे मैं चली भी जाऊं, थाइम फिर भी आगे बढ़ जाएगा। ये सुनकर रोजालिन धीरे धीरे एक फाइल खोलती है और गोरिया को मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाती है जिनमें लिखा होता है कि उसे टर्मिनल कैंसर है। रोजालिन रोते हुए गोरिया से कहती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उससे आखिरी मदद मांगती है कि थाइम को फिर से वही ठंडा, गंभीर और सिर्फ बिजनेस पर फोकस करने वाला इंसान बना दे जो वो पहले था, ताकि कंपनी सुरक्षित रह सके। और रोजालिन अच्छी तरह जानती थी कि गोरिया की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल है। उसी कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी झूठी बीमारी का नाटक करके उसने गोरिया को पूरी तरह मना लिया। गोरिया, जिसके अंदर अब भी इंसानियत जिंदा थी, उसे गले लगाती है और उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो थाइम को कॉल करती है और कहती है कि वे दोनों वहीं मिले जहां उनकी पहली डेट हुई थी। जब दोनों मिलते हैं, थाइम तुरंत महसूस करता है कि गोरिया का व्यवहार बदला बदला सा है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहती है कि सब ठीक है। वो बताती है कि उसने उसकी माँ से मिल लिया है और अब सब सुलझ गया है। रोजालिन ने सब समझ लिया है। तभी आसमान में बादल घिर आते हैं, हल्की बारिश शुरू हो जाती है और उसी पल गोरिया सीधे थाइम की आंखों में देखकर कहती है, हमें अब अलग हो जाना चाहिए। थाइम को लगता है कि ये सब उसकी माँ की वजह से हो रहा है, लेकिन गोरिया तुरंत मना करती है और उसे एक चेक दिखाती है जो रोसलिन ने उसे दिया था। थाइम को यकीन नहीं होता कि गोरिया पैसे ले सकती है और तभी गोरिया वो सच्चाई कह देती है जो उसे अंदर तक तोड़ देती है। वो कहती है कि सब कुछ झूठ था और उसने शुरू से ही थाइम का इस्तेमाल सिर्फ उसकी दौलत के लिए किया। थाइम पूरी तरह शॉक में है। इसके बाद गोरिया वो नेकलेस उतार देती है जो थाइम ने उसे तोहफे में दिया था और बारिश के पानी में बहा देती है। टूट चुका थाइम कुछ भी कह नहीं पाता, जबकि अंदर ही अंदर गोरिया खुद भी बिखरी हुई होती है, लेकिन मजबूरी उसे मजबूर करती है। अगले दिन कैनिंग को पता चलता है कि गोरिया कहीं चली गई है और वो तुरंत केविन को बताती है। वहीं ट्रेन में बैठी गोरिया अपने फैसले पर पछता रही होती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और दिमाग में बार बार वही नेकलेस घूमता रहता है जो अब खो चुका था। रोजालिन अपनी चाल को बड़ी सफाई से छुपाती है, जबकि थाइम ये फैसला करता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए सिंगापुर जाएगा। वक्त धीरे धीरे बीतता है और पूरा एक साल गुजर जाता है। इस एक साल में एमजे और केविन यूनिवर्सिटी में और ज्यादा पॉपुलर हो चुके होते हैं। वहीं रेन अब भी गोरिया की तलाश में लगा रहता है। गांव गांव घूमता है, लोगों से पूछता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी तरफ थाइम अब अपनी माँ के बिजनेस का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है और सिंगापुर से सब कुछ संभाल रहा होता है, लेकिन उसकी बहन डेना परेशान रहती है क्योंकि उसे साफ दिख रहा होता है कि थाइम धीरे धीरे अपनी माँ जैसा बनता जा रहा है। वही ठंडापन, वही सख्त रवैया, वो अब वो इंसान नहीं रहा जो कभी गोरिया के साथ खुलकर मुस्कुराया करता था। एक दिन रेन को एमजे का कॉल आता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और कॉल कट होने के बाद रेन गलती से एक न्यूज क्लिप खोल लेता है। स्क्रीन पर उसे गोरिया दिखाई देती है। देखते ही रेन बिना देर किए तुरंत सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ता है और सीधा थाइम के पास पहुंच जाता है। रेन उसे बताता है कि उसे पता है गोरिया कहाँ है। वो पूरे वक्त अपने गांव में छिप कर रही, बिना किसी सोशल मीडिया के, और बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही है। वो सबूत भी दिखाता है, लेकिन थाइम अब भी गुस्से में है। वो साफ कह देता है कि उसे गोरिया से कोई मतलब नहीं, उसके लिए गोरिया ने पैसे चुने थे और ये बात वो कभी माफ नहीं करेगा। रेन मायूस होकर थाइम की तरफ देखता है और साफ बोलता है, अगर गोरिया सच में पैसे लेती
तो आज वो इतनी गरीबी में नहीं जी रही होती। लेकिन थाइम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता और रेन को वहां से जाने को कह देता है। जाते जाते रेन उसे आखिरी बार देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, तू अब वो थाइम नहीं रहा जिसे गोरिया प्यार करती थी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसी बीच गोरिया जब मार्केट से घर लौटती है तो पाती है कि घर में कुछ कर्ज वसूलने वाले लोग घुस चुके हैं। वो धमकाते हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो घर का सामान उठा ले जाएंगे। गोरिया पूरी तरह बेबस हो जाती है। उसी पल उसे थाइम का नेकलेस याद आता है। तभी उसका छोटा भाई उसे संभालता है। उसी समय रैन पहुंचता है और सबको चौंकाते हुए खुद को गोरिया का बॉयफ्रेंड बता देता है। वो बिना देर किए पूरी रकम चुका देता है। गोरिया के माता पिता उसका धन्यवाद करते हैं और घर तक छोड़ने की पेशकश करते हैं। रेन हल्की मुस्कान देता है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद होता है, थाइम और गोरिया दोनों की जिंदगी को फिर से सही दिशा में लाना। कुछ देर बाद गोरिया एक ड्रिंक लेकर रैन के पास आती है। रैन समंदर के किनारे बैठा होता है, खूबसूरत नजारे को निहारते हुए अपनी स्केचबुक में ड्रॉ कर रहा होता है। तभी गोरिया का छोटा भाई वहां आता है और रैन को बताता है कि पिछले 1 साल में गोरिया ने क्या क्या झेला है। वहीं थाइम अपनी कंपनी में एक मीटिंग में अनाउंस करता है कि वो अपनी 10 साल पुरानी पार्टनरशिप छोड़कर नए पार्टनर के साथ बिजनेस बढ़ाएगा। ये सुनते ही पुराना सीईओ गुस्से में धमकी देने लगता है कि अगर ऐसा किया तो परिणाम भुगतना होगा। उधर रात में जब गोरिया रैन को ढूंढने जाती है तो उसका कमरा खाली मिलता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल रैन का होता है। वो बस इतना कहता है कि उसे पुल पर मिलने आना है। उसी वक्त दूसरी तरफ थाइम को अचानक किडनैप कर लिया जाता है। पुल पर रैन गोरिया को एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि इसे पूरा देखो। वीडियो में थाइम बंधा हुआ होता है और एमजे केविन उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि उसकी माँ की सोच ने उसे अंधा बना दिया। उसने हमेशा डर और नियंत्रण में रहकर फैसले लिए। असली लीडरशिप किसी को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि भरोसा करने और प्यार देने में होती है। ये सब देखकर थाइम अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए पूछता है, क्या मेरे पास अब भी वक्त है अपने सपनों को वापस पाने का? और फिर टूटे दिल से ये मान लेता है कि वो गोरिया को कभी भूल नहीं पाया, एक भी दिन नहीं। ये सब देखकर गोरिया खुद को रोक नहीं पाती और उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी रैन उसे सच्चाई बताता है। रोजलिन का कैंसर पूरी तरह झूठ था, सब एक ड्रामा था। रैन कहता है कि उसे इस बात का पूरा यकीन है क्योंकि F4 के सभी मेंबर्स का इलाज उसी हॉस्पिटल में हुआ था और अगर रोजलिन सच में बीमार होती तो उन्हें जरूर पता चलता। गोरिया अब पूरी सच्चाई समझ चुकी थी। उसका दिल गुस्से और दर्द से भर जाता है और वो बिना देर किए रैन से कहती है, हमें अभी बैंकॉक जाना होगा। अगले दिन रैन, एमजे, केविन और गोरिया बैठकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें थाइम की ऑफिस में घुसकर उससे आमने सामने बात करनी है। लेकिन मेन गेट से जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए सब बैक एंट्री से अंदर घुसने की रणनीति बनाते हैं। उधर बिल्डिंग के अंदर थाइम अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन पूरा करता है, लेकिन सारे इन्वेस्टर्स चुप हैं, कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता। रोजलिन देखती है कि थाइम झिझक रहा है तो वो उठकर फिर से कंट्रोल लेने का सोचती है। तभी एक इन्वेस्टर खड़ा होता है और सबको चौंका देता है। वो थाइम की प्रपोजल को सपोर्ट करता है। इसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं और प्रोजेक्ट पास हो जाता है। थाइम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी उसे केविन का मैसेज आता है, गोरिया बिल्डिंग में है। थाइम की बहन डेना जोश में कहती है, जा उससे मिल ले। थाइम बिना देर किए दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक आदमी से टकरा जाता है जिसका चेहरा उसे कहीं देखा सा लगता है। वो आदमी काली मुस्कान देता है और आगे बढ़ जाता है। थाइम को याद आता है ये वही आदमी है जिसे उसने पहले नौकरी से निकाला था। जैसे ही थाइम की मॉम मीटिंग खत्म करके बाहर निकलती हैं, वही आदमी चाकू लेकर उन पर हमला कर देता है। थाइम बिना एक पल गंवाए रोजलिन की ओर बढ़ता है, उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है और खुद पर हमला झेल लेता है। डेना और रोजलिन चिल्लाते हुए उसके पास पहुंचते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थाइम की हालत बहुत नाजुक होती है। उसने बहुत खून खो दिया था, यहाँ तक कि उसका दिल कुछ पलों के लिए धड़कना भी बंद कर देता है, जिससे खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। इंतजार गाह में डायना गुस्से में अपनी माँ पर फट पड़ती है, चिल्लाकर कहती है कि ये सब उसके कर्मों का नतीजा है। लेकिन रोजलिन हमेशा की तरह ठंडी और बेपरवाह रहती है। अगले दिन थाइम अब भी कोमा में होता है। गोरिया टूटी हुई बैठी रहती है, बस उसके जागने की उम्मीद में। रैन हर पल उसके पास रहता है, उसे हिम्मत देता और संभाले रखता है। कुछ देर बाद कैनिंग फोन पर खुशखबरी देती है, थाइम जाग गया। लेकिन बड़ी दिक्कत ये थी कि रोजलिन ने उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स लगा रखे थे। किसी को भी थाइम के पास जाने की इजाजत नहीं थी। रोजलिन को अपने बेटे के होश में आने से सुकून नहीं बल्कि गुस्सा आता है, क्योंकि वो अब वैसा नहीं रहा जैसा वो चाहती थी। डॉक्टर की रिपोर्ट सुनकर सबका दिल बैठ जाता है। थाइम को ब्रेन इंजरी हुई है और उसने पिछले 4 सालों की सारी यादें खो दी हैं। डेना लगातार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती रहती है कि कम से कम थाइम जिंदा है, शायद यही मौका है कि सब कुछ फिर से सही हो जाए, नई शुरुआत हो। लेकिन
रोजलिन की ठंडी बेरहम नजरों में एक अलग अंधेरा जगा हुआ था। उसने तय कर लिया कि वो इस हालत का फायदा उठाएगी। जब उसने थाइम को रेन, एमजे और केविन की तस्वीरें दिखाईं तो सभी हैरान रह गए। थाइम को वो तीनों याद थे, लेकिन गोरिया का नाम तक याद नहीं आया, उसका चेहरा भी नहीं पहचान पाया। डेना अब और नहीं सह पाती। वह चीखते हुए अपनी माँ पर इल्जाम लगाती है कि वो फिर से सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रोजलिन अपने ठंडे और निर्दयी अंदाज में गार्ड्स को आदेश देती है, उसे बाहर निकाल दो। कुछ देर बाद गोरिया वहाँ पहुँचती है थाइम से मिलने के लिए। जैसे ही वो बोलती है, थाइम सिर पकड़कर बैठ जाता है, जैसे किसी तेज दर्द ने उसे चीर दिया हो। फिर भी गोरिया हार नहीं मानती। वो उसके पास जाती है, पुराने रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन थाइम ठंडे चेहरे से बस इतना कहता है, चली जाओ। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, कोई प्यार नहीं। डेना दौड़कर गोरिया को गले लगाती है और सब कुछ बताती है। रोजलिन हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि गोरिया को थाइम की जिंदगी से मिटा दे। उसने उसका फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया का एक्सेस तक ब्लॉक कर दिया है। किसी को भी थाइम के पास जाने की इजाजत नहीं थी, नोवा को भी नहीं, जो वापस काम पर आ चुकी थी। F4 के सदस्य भी उससे नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए रेन, एमजे, केविन और गोरिया ने प्लान बनाया थाइम की यादें वापस लाने का, और वो तभी कर सकते थे जब रोजलिन घर से बाहर होगी। लेकिन रोजलिन ने भी आखिरी फैसला ले लिया। उसने थाइम की दवाइयां फेंक दी। अब वो नहीं चाहती थी कि थाइम को कुछ याद आए, वो बस एक नया थाइम चाहती थी, बिना अतीत के। उसी शाम नोवा ने एमजे को खबर दी, रोजलिन बाहर गई है, रास्ता साफ है। नौकरानियों ने भी गार्ड्स को व्यस्त किया। गोरिया धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई, थाइम के मुंह पर हाथ रखा ताकि वो चिल्ला न सके। गोरिया ने उसे याद दिलाना शुरू किया, उनके झू वाली डेट, सेल्फीज, पुराने चैट्स, तस्वीरें, मैसेजेस, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। थाइम की आंखें खाली थीं। उसने उसे ठंडेपन से देखा और कहा, तुम तो हमेशा से हारने वाली रही हो। ये सुनकर गोरिया का दिल टूट गया। उसने गुस्से में वही किया जो सालों पहले किया था, उसे जोर से किक मारी। तभी थाइम के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। एक तेज दर्द उसके सिर में उठा, जैसे कोई भूला हुआ पल दोबारा जिंदा हो रहा हो। लेकिन ठीक उसी वक्त रोसलिन कमरे में दाखिल हुई, गुस्से से तमतमाई हुई। उसने गोरिया का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर फेंक दिया और चिल्लाई, तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। गोरिया अब चुप नहीं रही। उसने साफ कहा, आपके बेटे को सबसे ज्यादा दर्द किसी और ने नहीं, आपने दिया है। रोजलिन ने आपा खो दिया और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। गोरिया घर से निकल गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। रेन, एमजे और केविन बाहर खड़े थे, उसके लिए चिंतित। लेकिन गोरिया नहीं गई, वो बस वहीं खड़ी रही, बारिश में भीगती, बिना हिले। घंटे बीत गए। तभी रोजलिन खुद बाहर आई और उसने देखा कि यह लड़की किसी तूफान के बावजूद टिककर खड़ी है। पहली बार उसने कुछ अजीब सा महसूस किया, शायद इज्जत, शायद अपराध बोध। फिर भी रोजलिन जिद पर अड़ी थी। उसने सोचा कि गोरिया को थाइम से नहीं मिलने दूंगी, चाहे कितना भी इंतजार करे। लेकिन गोरिया ने शांत लहजे में कहा, मैं उससे नहीं, आपसे बात करना चाहती हूँ। फिर उसने दिल खोलकर कहा, अब मुझे समझ आया कि आपने जो कुछ किया वो सब प्यार से किया। आप बस अपने बेटे को बचाना चाहती थी, उसे कामयाब बनाना चाहती थी, लेकिन इसी कोशिश में आपने उसकी खुशी खो दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सच्ची थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे दोबारा देख पाऊं या नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि वो फिर से मुस्कुरा सके। तभी पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, बस करो ये नाटक। टाइम वहाँ खड़ा था, गुस्से में भरा हुआ। उसने चिल्लाया, मैं कुछ याद नहीं करता, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, चली जाओ। वो पल किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था। गोरिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी, चाहे तुम मुझे कभी याद करो या नहीं। कोने में खड़ी रोजलिन चुपचाप देख रही थी और पहली बार उसके चेहरे पर कुछ बदला। उसने महसूस किया कि जिस सच्चे प्यार की उसके बेटे को जरूरत थी, वो गोरिया ही थी, जिसने बिना किसी लालच, बिना किसी उम्मीद के बस प्यार दिया। गोरिया वहां से चली गई और थाइम ने नजरें झुका लीं। तभी उसकी नजर उस नेकलेस पर पड़ी, वही जो गोरिया ने गुस्से में फेंक दिया था। उसने उसे उठाया, देखा, और जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर फिसलीं, अंदर कुछ टूट गया। रोजलिन ने यह देखा और पहली बार अपने असिस्टेंट से कहा, दरवाजा खोल दो। उसके चेहरे पर ठंडेपन की जगह हल्की सच्ची मुस्कान थी, जैसे उसे आखिरकार समझ आ गया हो कि प्यार कंट्रोल से नहीं, छोड़ देने से होता है। टाइम बाहर भागा, बारिश में भीगा, दिल तेज धड़कता हुआ और गोरिया तक पहुंच गया। उसने हांफते हुए पूछा, क्या मैंने तुम्हें ये नेकलेस कभी दिया था? गोरिया ने दर्द और उम्मीद से भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते थे। टाइम ने सिर झुकाया, थोड़ा हिचकिचाया और बोला, पर मेरी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तभी उसके सिर में तेज दर्द उठा, जैसे यादें लौटने को लड़ रही हों। उसका शरीर कांपने लगा, बुखार चढ़ गया। गोरिया भागकर दवाई लाई, उसका ध्यान रखा जैसे हमेशा रखती थी, और तभी हुआ चमत्कार। टाइम की आंखों के सामने एक एक करके सारी यादें लौट आईं। वो हंसी, झगड़े, गले लगना
वो किस, सब कुछ। गोरिया, उसने धीरे से कहा। उसका नाम अब फिर जिंदा था उसके दिल में। दूसरी तरफ रेन, एमजे और केविन झूम उठे। उनका प्लान आखिरकार काम कर गया था। कुछ दिन बाद थाइम ने गोरिया के लिए स्कूल के बॉल की तैयारी में एक खूबसूरत सफेद ड्रेस गिफ्ट की, लेकिन गोरिया तो वही थी, सादी, जमीन से जुड़ी। ड्रेस गंदी हो गई तो उसने सोचा कोई बात नहीं, और अपनी रोजमर्रा वाली ड्रेस में ही बॉल में पहुंची। वहां उसे एक रेड कार्ड मिला, लेकिन इस बार ये कोई धमकी नहीं थी, ये तो इशारा था कुछ खास का। कार्ड ने उसे पुराने स्टेडियम तक पहुंचाया, वही जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही उसने कदम रखा, स्क्रीन पर थाइम की वीडियो कॉल आई। वो कहीं और दिख रहा था, लेकिन असल में पास ही था। अचानक लाइट्स ऑन और थाइम सामने खड़ा था, F4 के साथ, मुस्कुराता हुआ, हाथ बढ़ाया उसकी तरफ। गोरिया की आंखों में यकीन और खुशी दोनों छलक पड़ी। और फिर उसी स्टेडियम में जहां उनकी कहानी की शुरुआत हुई थी, दोनों ने साथ डांस किया। ये कोई साधारण डांस नहीं था, ये था रिबर्थ, उनके प्यार का दूसरा जन्म। क्योंकि जैसा इस कहानी ने सिखाया, अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो हार नहीं मानते, चाहे वो तुम्हें भूल जाए, चाहे हालात बदल जाए। सच्चा प्यार फिर भी रास्ता ढूंढ लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस न हो। आपका कीमती वक्त देने के लिए दिल से धन्यवाद।